अभी आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है जिसमें प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। देखिए, प्राइस यहां एक पुल बैक देने के बाद ऊपर जाता है और उसके बाद जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो ये इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है। अब आप यहां देखते हैं और सोचते हैं कि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, यानी ट्रेंड अब बदल गया है और अब हमें शॉर्ट ट्रेड्स पर फोकस करना है। अभी हम आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं और वेट करते हैं कि जैसे ही प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक पर आए तो आप शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे। अब देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस एक पुल बैक देता है और आपके द्वारा मार्क किए गए ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स नहीं होता, बल्कि आपकी एंट्री के ऑपोजिट चला जाता है और आप ट्रैप हो जाते हैं। अब आप यहां सोचने लगते हैं कि आपने ऐसी क्या मिस्टेक की जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहां आपके स्टॉप लॉस हिट होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि आप वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। यहां जिस पुल बैक के लो के ब्रेकडाउन को आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लिया था, वो पुल बैक एक इनवैलिड पुल बैक था। इसी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक को डिटेल से समझने वाले हैं कि पुल बैक क्या होता है, वैलिड पुल बैक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वैलिड और इनवैलिड पुल बैक में क्या डिफरेंस है, और हर ट्रेडर के लिए वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है। तो आज के इस एपिसोड में भी हमेशा की तरह आप बहुत कुछ नया और एडवांस्ड सीखने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि पुल बैक्स क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो पुल बैक एक ऐसा मूव होता है जो ओवरऑल ट्रेंड के ऑपोजिट होता है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, जैसे एक छोटा सा पॉज। उसके बाद प्राइस फिर से अपने मेन ट्रेंड में चल पड़ता है। अगर मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है तो इस दौरान जब प्राइस अपने मेजर ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से टेम्पररीली मूव करता है और उसके बाद फिर से अपने मेन ट्रेंड में चलने लगता है, तो इस टेम्पररी ऑपोजिट मूव को पुल बैक कहते हैं। तो इसी तरह से जब मार्केट बेरिश मूव कर रहा होता है तो इस दौरान जब प्राइस अपने मेजर ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेम्पररीली मूव करता है और उसके बाद फिर से अपने मेन ट्रेंड में चलने लगता है, तो इस टेम्पररी ऑपोजिट मूव को पुल बैक कहते हैं। लेकिन चार्ट पर हमें जो भी पुल बैक्स दिखाई देते हैं वो सभी हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, क्योंकि चार्ट पर बहुत से पुल बैक्स वैलिड होते हैं और बहुत से इनवैलिड। अगर हम वैलिड पुल बैक का यूज करते हैं तो उससे हमें बेहतर एंट्री का मौका मिलता है और गलत जगह ट्रेड लेने से बच जाते हैं। लेकिन अगर हम इनवैलिड पुल बैक को यूज करते हैं तो उससे हमें लॉस होने का चांस बहुत अधिक रहता है। इसलिए वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी आना चाहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वीडियो में हम 8 टाइप्स के पुल बैक्स को समझेंगे। अगर आप इन सभी को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कभी भी पुल बैक आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर मैपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपको वीडियो को ध्यान से समझना है। अप ट्रेंड मार्केट में वैलिड पुल बैक तब बनता है जब प्राइस बुलिश मूव कर रहा होता है और पुल बैक के दौरान जिस प्रीवियस कैंडल का हाई सबसे ऊपर होता है उस कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, चाहे विक से हो या कैंडल क्लोज से। लो को ब्रेक करने वाली कैंडल बुलिश या बेरिश कोई भी हो सकती है। अगर हाई बनाने वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तो पुल बैक इनवैलिड माना जाएगा। इसी तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट में वैलिड पुल बैक तब बनता है जब प्राइस बेरिश मूव कर रहा होता है और पुल बैक के दौरान जिस प्रीवियस कैंडल का लो सबसे नीचे होता है उस कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है, चाहे विक से हो या कैंडल क्लोज से। हाई को ब्रेक करने वाली कैंडल बुलिश या बेरिश कोई भी हो सकती है। अगर लो बनाने वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तो पुल बैक इनवैलिड माना जाएगा। अब चलिए अलग अलग टाइप्स के पुल बैक्स को समझते हैं ताकि आपको पुल बैक्स के बारे में सब कुछ समझ आ जाए। हमारा फर्स्ट टाइप का पुल बैक कुछ इस तरह का दिखाई देता है। जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है तो प्राइस एक इंपल्सिव मूव करता है। उसके बाद जब प्राइस पुल बैक देने लगता है तब इस दौरान का सबसे बड़ा हाई इसी लास्ट ग्रीन कैंडल का ही होता है। इसलिए इस पुल बैक को वैलिड होने के लिए इस हाई बनाने वाली कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी होता है। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनती है और यह कैंडल उस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है तो यह पुल बैक वैलिड बन जाता है। उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर चला जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। चार्ट पर जब भी इस तरह के पुल बैक्स दिखाई देते हैं जिनमें हाईज बनाने वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ रहता है तो इसे वैलिड पुल बैक माना जाता है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश मूव कर रहा होता है तो प्राइस एक इंपल्सिव मूव करता है। उसके बाद जब प्राइस पुल बैक देने लगता है तब इस दौरान का सबसे बड़ा लो इसी लास्ट रेड कैंडल का ही होता है। इसलिए इस पुल बैक को वैलिड होने के लिए इस लो बनाने वाली कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी होता है। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनती है और ये कैंडल उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है तो ये पुल बैक वैलिड बन जाता है। उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे चला जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। चार्ट पर जब भी इस तरह के पुल बैक्स दिखाई देते हैं जिनमें लोज बनाने वाली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ रहता है तो इसे वैलिड पुल बैक माना जाता है।
अब आइए नेक्स्ट टाइप के पुल बैक को समझ लेते हैं। हमारा सेकंड टाइप का पुल बैक कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है तो प्राइस एक इंपल्सिव मूव करने के बाद पुल बैक देने लगता है। यहां पर बन रही लास्ट ग्रीन कैंडल और फर्स्ट रेड कैंडल का हाई एक बराबर होता है। तो पुल बैक के दौरान जब भी हमें दो या दो से अधिक कैंडल्स का हाई एक बराबर दिखाई देता है तो उस दौरान पुल बैक को वैलिड होने के लिए इक्वल हाईज बनाने वाली कैंडल्स में जो कैंडल सबसे आखिर में बनी होती है उसका लो ब्रेक होना जरूरी है। इस दौरान जब नेक्स्ट कैंडल बनती है और वह कैंडल बॉडी क्लोज से या फिर विक से उस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है तो यह पुल बैक वैलिड हो जाता है। इसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर चला जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। तो जब भी चार्ट पर इस तरह का पुल बैक दिखे तो वहां आपको समझ जाना है कि यह एक वैलिड पुल बैक है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश मूव कर रहा होता है तो प्राइस एक इंपल्सिव मूव करने के बाद पुल बैक देने लगता है। यहां पर बन रही लास्ट रेड कैंडल और फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो एक बराबर होता है। तो पुल बैक के दौरान जब भी हमें दो या दो से अधिक कैंडल्स का लो एक बराबर दिखाई देता है तो उस दौरान पुल बैक को वैलिड होने के लिए इक्वल लोज बनाने वाली कैंडल्स में जो कैंडल सबसे आखिर में बनी होती है उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है। इस दौरान जब नेक्स्ट कैंडल बनती है और वह कैंडल बॉडी क्लोज से या फिर विक से उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है तो यह पुल बैक वैलिड हो जाता है। इसके बाद प्राइस दोबारा नीचे चला जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। तो जब भी चार्ट पर इस तरह का पुल बैक दिखे तो वहां आपको समझ जाना है कि यह एक वैलिड पुल बैक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के पुल बैक को समझ लेते हैं। हमारा थर्ड टाइप का पुल बैक कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है तो प्राइस एक इंपल्सिव मूव करता है। उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है जिसका हाई इस लास्ट ग्रीन कैंडल से भी ऊपर होता है। इस कंडीशन में पुल बैक के वैलिड होने के लिए उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वैलिड पुल बैक तभी माना जाता है जब सबसे ऊपर हाई बनाने वाली कैंडल का लो ब्रेक हो। यहां भी इस रेड कैंडल का हाई सबसे बड़ा बना हुआ है, इसलिए पुल बैक के वैलिड होने के लिए इसका लो ब्रेक होना जरूरी है। अब देखिए, एक कैंडल बनती है जो पहले इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करती है और उसके बाद ऊपर चली जाती है। तो इस पुल बैक को हम एक वैलिड पुल बैक कहेंगे क्योंकि इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश मूव कर रहा होता है तो प्राइस एक इंपल्सिव मूव करता है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है जिसका लो इस लास्ट रेड कैंडल से भी नीचे होता है। इस कंडीशन में पुल बैक के वैलिड होने के लिए उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वैलिड पुल बैक तभी माना जाता है जब सबसे नीचे लो बनाने वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो। यहां भी इस ग्रीन कैंडल का लो सबसे छोटा बना हुआ है, इसलिए पुल बैक के वैलिड होने के लिए इसका हाई ब्रेक होना जरूरी है। अब देखिए, एक कैंडल बनती है जो पहले इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है और उसके बाद नीचे चली जाती है। तो इस पुल बैक को हम एक वैलिड पुल बैक कहेंगे क्योंकि इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के पुल बैक को समझ लेते हैं। हमारा फोर्थ टाइप का पुल बैक कुछ इस तरह का होता है। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है और इस दौरान प्राइस एक इंपल्सिव मूव करता है, उसके बाद जब पुल बैक देने लगता है तो इस दौरान लास्ट ग्रीन कैंडल का हाई सबसे ऊपर होता है। पुल बैक के वैलिड होने के लिए इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है। अब देखिए, एक कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल के लो को विक से ब्रेक कर देती है। जैसे ही यह कैंडल ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, यह पुल बैक एक वैलिड पुल बैक बन जाता है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। जब भी चार्ट पर हमें इस तरह के पुल बैक्स दिखते हैं तो इन्हें वैलिड पुल बैक माना जाता है। इसी तरह जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होता है और इस दौरान प्राइस एक इंपल्सिव मूव करता है, उसके बाद जब पुल बैक देने लगता है तो इस दौरान लास्ट रेड कैंडल का लो सबसे नीचे होता है। पुल बैक के वैलिड होने के लिए इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। अब देखिए, एक कैंडल बनती है जो रेड कैंडल के हाई को विक से ब्रेक कर देती है। जैसे ही यह कैंडल रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, यह पुल बैक एक वैलिड पुल बैक बन जाता है। इसके बाद प्राइस नीचे जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। जब भी चार्ट पर हमें इस तरह के पुल बैक्स दिखते हैं तो इन्हें वैलिड पुल बैक माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के पुल बैक को समझते हैं। हमारा फिफ्थ टाइप का पुल बैक जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो जब प्राइस एक पुल बैक देने लगता है तो लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद जब पहली रेड कैंडल बनती है तो ये रेड कैंडल पूरी तरह से लास्ट ग्रीन कैंडल के हाई और लो के अंदर ही फॉर्म हुई होती है। इसे हम इनसाइड बार कैंडल भी कहते हैं। अब जब तीसरी कैंडल बनने लगती है तो प्राइस पहले इनसाइड बार कैंडल के लो को ब्रेक करता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। तो इसे हम वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे क्योंकि हाई बनाने वाली ये ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए इस पुल बैक को हम इनवैलिड पुल बैक मानेंगे, यानी कि ये पूरा मूव एक इंपल्सिव मूव ही है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो जब प्राइस एक पुल बैक देने लगता है
तो लास्ट रेड कैंडल के बाद जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है तो यह ग्रीन कैंडल पूरी तरह से लास्ट रेड कैंडल के हाई और लो के अंदर ही फॉर्म हुई होती है। इसे हम इनसाइड बार कैंडल भी कहते हैं। अब जब थर्ड कैंडल बनने लगती है तो प्राइस पहले इनसाइड बार कैंडल के हाई को ब्रेक करता है और उसके बाद नीचे चला जाता है। तो इसे हम वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे क्योंकि लो बनाने वाली ये रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। इसीलिए इस पुल बैक को हम इनवैलिड पुल बैक मानेंगे, यानी कि ये पूरा मूव एक इंपल्सिव मूव ही है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के पुल बैक को समझते हैं। हमारा सिक्स्थ टाइप का पुल बैक कुछ इस तरह होता है। जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और प्राइस एक इंपल्सिव मूव के बाद पुल बैक देने लगता है तो लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है। इसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनती है जो पिन बार कैंडल होती है। पिन बार कैंडल बनने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। इस केस में हम इसे इनवैलिड पुल बैक मानेंगे क्योंकि हाई बनाने वाली कैंडल ये ग्रीन कैंडल है और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए यह पुल बैक वैलिड नहीं है और इसे इनवैलिड पुल बैक ही माना जाएगा। इसी तरह जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और प्राइस एक इंपल्सिव मूव के बाद पुल बैक देने लगता है तो लास्ट रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। इसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है जो पिन बार कैंडल होती है। पिन बार कैंडल बनने के बाद प्राइस फिर से नीचे चला जाता है। इस केस में भी हम इसे इनवैलिड पुल बैक कहेंगे क्योंकि लो बनाने वाली कैंडल ये रेड कैंडल है और इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए यह पुल बैक वैलिड नहीं है और इसे इनवैलिड पुल बैक ही माना जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के पुल बैक को समझते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो जब प्राइस एक इंपल्सिव मूव के बाद पुल बैक देने लगता है तो वो पुल बैक कुछ इस तरह का होता है जिसमें हमें इस तरह से मल्टीपल रेड कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। जब ये रेड कैंडल्स फॉर्म हो जाती हैं तो लास्ट रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके बुलिश मूव करने लगता है। तो इस पुल बैक को भी हम इनवैलिड पुल बैक कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन कैंडल हाई बनाई हुई है और इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए इस पूरे मूव को हम एक ही मूव यानी कि एक इंपल्सिव मूव ही मानेंगे। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो जब प्राइस एक इंपल्सिव मूव के बाद पुल बैक देने लगता है तो वो पुल बैक कुछ इस तरह का होता है जिसमें हमें इस तरह से मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। जब ये ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो जाती हैं तो लास्ट ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करके प्राइस बेरिश मूव करने लगता है। तो इस पुल बैक को भी हम इनवैलिड पुल बैक कहते हैं क्योंकि ये रेड कैंडल लो बनाई हुई है और इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए इस पूरे मूव को हम एक ही मूव यानी कि एक इंपल्सिव मूव ही मानेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बुलिश मार्केट में एक वैलिड पुल बैक के लिए जरूरी होता है कि जो कैंडल हाई बनाई हुई होती है उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, चाहे विक से या फिर बॉडी क्लोज से। और इसी तरह से बेरिश मार्केट में पुल बैक के वैलिड होने के लिए जरूरी होता है कि जो कैंडल लो बनाई हुई है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, चाहे विक से या फिर बॉडी क्लोज से, तभी हम उसे एक वैलिड पुल बैक मानेंगे। जो चार्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था उसमें जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है क्योंकि प्राइस ने एक इनवैलिड पुल बैक को ब्रेक डाउन करके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट हुआ था। मुझे उम्मीद है कि अब आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी तरीके से समझ आ गया होगा।